रात के 10 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच मौजूद नीलगिरी गेस्ट हाउस के सामने आर्यन की कार रुकी। लो समीर, पहुंच गए। अब यहाँ शांति से बैठकर मैं अपनी हॉरर नॉवेल पूरी कर सकूंगा। यार आर्यन, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। देख तो, चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ हमें घूर रहे हो। अरे डरपोक, ये सन्नाटा ही तो लेखक की खुराक है। चल सामान उतार। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी एक आंख सफेद थी। साहब, इस वक्त मैंने मना किया था ना कि सूरज ढलने के बाद यहाँ मत आना। क्यों काका, कोई डाकू वाकू का डर है क्या? डाकुओं से तो लड़ लोगे साहब, लेकिन उससे कैसे लड़ोगे जिसका शरीर ही नहीं है। याद रखना, कमरा नंबर 4 में जो भी है उसे अकेला रहना पसंद है। अगर तुम्हें लगे कि कमरे में कोई है तो मुड़कर मत देखना। कमरा नंबर 4 बहुत बड़ा था। आर्यन, मुझे अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कुछ जल रहा हो या जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस। पुरानी लकड़ी की गंध है भाई। तू सो जा, मैं अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखता हूँ। रात के 1 बजे आर्यन टेबल लैंप जलाकर लिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा। समीर गहरी नींद में था, लेकिन वो अजीब तरह से कांप रहा था। उसके मुंह से बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। वो कोने में खड़ा है, वो मुझे देख रहा है, उसकी आंखें नहीं हैं। जैसे ही उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। तुमने उसे क्यों परेशान किया? वो यहाँ 100 सालों से है। आर्यन पीछे हटा। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला। आर्यन की तर्क शक्ति अब जवाब दे रही थी। वो चिल्लाया और समीर को झकझोरा। समीर होश में आया और चीख पड़ा, आर्यन, अलमारी के ऊपर देखो। आर्यन ने ऊपर देखा। छत से सटकर एक परछाई उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। कोई है? काका, काका, दरवाजा खोलो, बचाओ, कोई है? मैंने कहा था ना साहब, उसे अकेला रहना पसंद है। अब तुम दोनों ही उसका अकेलापन दूर करोगे। कमरे के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। दीवारें खून उगल रही थीं। आर्यन और समीर कमरे के बीच में एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए। समीर, अगर हम आज नहीं बचे तो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो देखो आर्यन, खिड़की के पास, वो हमारे पास आ रही है। एक औरत हवा में तैरती हुई उनके करीब आई। आर्यन को लगा जैसे उसका खून जम रहा हो। तभी कमरे की सारी घड़ियां एक साथ 3 बजे पर रुक गईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस ने कमरा नंबर 4 का दरवाजा तोड़ा। न आर्यन और न समीर। मेज पर आर्यन की डायरी पड़ी थी। उसका आखिरी पन्ना अभी भी गीला था। डायरी के आखिरी शब्द थे, वो मेरे कमरे में मेरे बगल में बैठी है और ये पढ़ रही है। वो मुस्कुरा रही है क्योंकि अब मैं कभी यहां से नहीं जा पाऊंगा। बूढ़ा चौकीदार बरामदे में बैठा अपनी सफेद आंख से जंगल की ओर देख रहा था। उसे पता था कि अगले शिकार के आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। पुलिस को डायरी तो मिली, लेकिन आर्यन और समीर का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो कमरे से बाहर नहीं गए थे, बल्कि वो उसी कमरे के एक समानांतर आयाम में फंस चुके थे। आर्यन ने आंखें खोली। आसपास देखने में तो कुछ नहीं बदला था, पर माहौल बदला बदला सा था। समीर, तुम कहाँ हो? आर्यन, बाहर मत निकलना। वो फर्श पर चल नहीं रही, वो दीवारों के अंदर तैर रही है। जहां हो वहीं रहो और बोलो मत, कहीं वो आवाज सुनकर ना आ जाए। आर्यन ने देखा कि कमरे की दीवारें किसी जीवित इंसान की चमड़ी की तरह धड़क रही थीं। तभी वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनके होशो हवास खोने लगे। दरवाजे के नीचे से खून का एक रेला अंदर आया
और धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगा। एक माथा जो कटा फटा था, आंखें अंदर से खाली और सफेद। पूरा चेहरा बनने के बाद समझ आया कि वो बूढ़ा भूतिया चौकीदार था। स्वागत है लेखकों। यहाँ कहानियां स्याही से नहीं, दर्द से लिखी जाती हैं। अब तुम भी इसका एक हिस्सा हो। तुम काका, तुम हो क्या? तुम कौन हो? हमें यहां से जाने दो, हम पे कृपा करो। जाने दो? तुम उस आत्मा के भोजन हो जो इस कमरे की मालिक है। मैं तो बस उसे शिकार परोसने वाला एक गुलाम हूं। ऊपर देखो, ऊपर। आर्यन और समीर ने ऊपर देखा। ऊपर एक विशाल अनंत अंधेरा था, जिसमें से हजारों सफेद हाथ नीचे की ओर लटक रहे थे। वो हाथ आर्यन और समीर को छूने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन, वो अलमारी। जब हम आए थे तो वो एकमात्र चीज थी जो नई लग रही थी। शायद वही यहां से निकलने का रास्ता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम यहां से जरूर निकलेंगे। दोनों अलमारी की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, चीखें इतनी तेज थीं कि आर्यन के कान से खून बहने लगा। आर्यन ने कोने में पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई और अलमारी पर वार किया। जैसे ही रॉड अलमारी से टकराई, एक औरत की भयानक चीख गूंजी। वो वही टूटी गर्दन वाली औरत थी। वो अलमारी के अंदर से निकलकर आर्यन के सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। आर्यन को अचानक समझ आया, ये औरत कोई भूत नहीं थी, बल्कि उसे इस अलमारी के पीछे चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा इस कमरे की लकड़ियों और दीवारों में कैद हो चुकी थी। समीर, अलमारी के पीछे वाली दीवार तोड़ो, इसकी हड्डियां वही हैं। समीर और आर्यन ने मिलकर पूरी ताकत से दीवार पर प्रहार किया। एक कंकाल दिखाई दिया जो खड़ी अवस्था में था। कंकाल के गले में एक भारी जंजीर बंधी थी। जैसे ही जंजीर टूटी, पूरे गेस्ट हाउस में एक जोरदार भूकंप आया। चौकीदार का शरीर धुएं में बदलने लगा। आर्यन और समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। आर्यन और समीर गेस्ट हाउस के बाहर घास पर पड़े थे। आर्यन ने गेस्ट हाउस की ओर देखा। वो बंगला अब वहां नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना जला हुआ खंडहर था जो सदियों पुराना लग रहा था। दोनों लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर बढ़े। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने बाहर निकाला तो वो वही पुरानी डायरी थी। अरे, ये मेरे पास कैसे आई? खोल के देख तो, क्या है इसमें? अरे, ये तो लगता है खाली है। सारे पन्ने चेक कर, कुछ तो होगा, वरना तेरी जेब में मिलने का क्या मतलब इसका? तुम बाहर तो आ गए हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि कमरे में जो था वो वहीं रह गया? आर्यन ने धीरे से कार के रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन शीशे में समीर और आर्यन की चीख एक बार फिर उस सुनसान जंगल में गूंज गई। और उसके बाद वो दोनों किसी को कभी दिखाई नहीं दिए।